हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में। ये है हमारा एंटीबॉडी सीरीज़ का लेक्चर थर्ड और फाइनल लेक्चर होने वाला है एंटीबॉडीज़ का। इसमें हम देखेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, ये कैसे पॉलीक्लोनल से अलग होते हैं, इसको कैसा हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करवा सकते हैं, इनका यूज़ क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती क्या है। ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? एंटीबॉडीज़ डिराइव फ्रॉम सिंगल क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल्स। मतलब सिंगल क्लोन का मतलब एक टाइप का, ऐसा समझ सकते हो। क्लोन मतलब टाइप। ठीक है, जो सेम जेनेटिक कॉम्बिनेशन वाले जो भी प्लाज्मा सेल्स है उनसे डिराइव्ड है। ये क्या, इनका काम क्या होता है? ये एंटीजन स्पेसिफिसिटी होता है। मतलब ये सिंगल एपिटोप ऑफ एंटीजन के अगेंस्ट जो भी एंटीबॉडीज बनता है उसको हम क्या कहते हैं? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। और बनना किसे चाहिए? सिंगल क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल। मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि सिंगल इपिटोप्स ऑफ एंटीजन के लिए, मतलब ये सिंगल इपिटोप ऑफ एंटीजन के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडीज फॉर्मेशन अगर हो रहा है, वो भी सिंगल क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल, मतलब एक ही टाइप के प्लाज्मा सेल से, तो उसको क्या कहते हैं? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अगर इसके अपोजिट देखिए, जो होता है हमारा पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज, वो क्या होता है? वो डिफरेंट क्लोन्स ऑफ बी सेल से बना रहता है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बी सेल से बने रहते हैं। इस क्या होता है? मल्टीपल इपीटोप्स के लिए बनते हैं। बेसिकली मान लो कोई एंटीजन आया, ठीक है, इनमें ये भी इपीटोप है, ये भी इपीटोप है, तो इसके लिए तो हमारे पास एक टाइप का एंटीबॉडी बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी हमेशा स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी बनाता है। तो इस इपिटोप के लिए ऐसा टाइप का एंटीबॉडी बना, इस इपिटोप के लिए ऐसा टाइप का एंटीबॉडी बना। लेकिन हमारा जो इस पूरे एंटीबॉडी बनने के फॉर्मेशन को क्या कहेंगे? पॉलीक्लोनल। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट इपिटोप्स के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो रहा है विथ डिफरेंट क्लोन ऑफ बी सेल। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा? ऑब्वियसली क्या रिजल्ट होगा? मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडीज हमारे सीरम में होंगे। वही हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की बात करें तो ये सबसे पहले सिंगल क्लोन ऑफ बी सेल से बनेगा, सिंगल टाइप ऑफ बी सेल से बनेगा। इस कौन स्टिमुलेट करेगा? सिंगल इपिटोप। मतलब जो हमारे पास जो फॉरेन बॉडी आया है उसमें सिंगल टाइप ऑफ इपिटोप्स ही प्रेजेंट है बेसिकली। ठीक है, तो वो सिंगल टाइप ऑफ एंटीबॉडीज को ट्रिगर करेगा और फॉर्मेशन कौन करा रहा है? सिंगल क्लोन ऑफ बी सेल्स। इसका रिजल्ट क्या होगा? एक ही टाइप का एंटीबॉडीज हमारे सीरम में प्रेजेंट होगा और वही उसका नंबर इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर। तो ये था हमारा पॉलीक्लोनल और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बीच डिफरेंस। ठीक है, क्लोन, क्लोन से आप याद रख सकते हो, पॉली मतलब डिफरेंट क्लोन्स ऑफ बी सेल से बनेगा, और ये मोनो मतलब सिंगल क्लोन ऑफ बी सेल इसका फॉर्मेशन करवाएगा। ये डिफरेंट डिफरेंट इपिटोप्स के लिए बनेगा, ये सिंगल इपिटोप के लिए बन रहा होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। ये एक बहुत ही, क्या कहते हैं, बहुत ही एक स्पेशल टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब और बहुत बड़ा इन्वेंशन था बेसिकली। इससे क्या होता है? इस टेक्नोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करवा सकते हैं बेसिकली। ठीक है, कैसे ये टेक्नोलॉजी बना, वो हम आराम से अभी देखने वाले। ठीक है, इन शॉर्ट अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है कि हम एक स्प्लेनिक बी सेल लेते हैं। स्प्लेनिक बी सेल का काम क्या है? एंटीबॉडी फॉर्मेशन करना अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन। ठीक है, स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट फॉर्म करने के लिए जो भी एंटीबॉडी फॉर्म करने वाला क्लिनिक बी सेल है उसको लेते हैं, उसको हम माइलोमा सेल्स मतलब कैंसर सेल से फ्यूज करवाते हैं, एक हाइब्रिडोमा सेल बनवाते हैं। कैंसर सेल से क्यों फ्यूज करवा रहे हैं? अगर मान लो हम नहीं करवाते तो ये जो होता है इसका कुछ लाइफ स्पैन होगा, तो ये कुछ दिन के बाद मर जाएगा। तो हम बार बार इसको, ये स्प्लेनिक बी सेल कहीं से तो हम डिराइव कर रहे हैं ना, तो हम इसको बार बार डिराइव करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम क्या करेंगे? एक बार हमने डिराइव किया उसको कैंसर सेल से जोड़ देंगे। इससे क्या होगा? हमारे पास एक हाइब्रिडोमा सेल बन जाएगा जो हमारा इमोर्टल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है? स्प्लीनिक बी सेल होता है, स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर्मेशन करवाता है, लेकिन ये मॉर्टल होता है। प्रॉब्लम यही है, तो हम क्या करते हैं? इसको कैंसरस प्लाज्मा सेल बना देते हैं बेसिकली। कैसे? एक माइलोमा सेल लेंगे जो कि इमॉर्टल होता है और वो म्यूटेटेड होता है, हम आगे देखने वाले प्रोसेस में, जिससे हमारे पास फाइब्रिडोमा सेल बन जाता है। ठीक है, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा सेम एंटीजन के लिए, स्पेसिफिसिटी होगा उसके एक ही एंटीजन के लिए, लेकिन ये मल्टीप्लाई करेगा इन्फानाइट टाइम्स। मतलब ये मॉर्टल नहीं होगा, इमॉर्टल हो चुका है अभी। ठीक है,
तो अगर हम प्रोसीजर की बात करें कि कैसे हम करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप वन रहता है इम्यूनाइजेशन का। इम्यूनाइजेशन का मतलब माउस को हम इंजेक्ट करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ एंटीजन, जिसके अगेंस्ट हम एंटीबॉडी चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। डिजायर एपिटोप वाला एंटीजन को, एपिटोप क्या होता है, एंटीजन के ऊपर प्रेजेंट स्पेसिफिक पार्ट जो जाके हमारा एंटीबॉडीज या फिर बॉडी के सेल्स के साथ कंबाइन होगा, वो हमारे एंटीजन के ऊपर प्रेजेंट होता है स्पेसिफिक पार्ट, ठीक है। ये पूरा एंटीजन होगा, उसका भी कुछ स्पेसिफिक पार्ट होगा जो जाके हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स के साथ कंबाइन करेगा, उसको कहते हैं इपीटोप। तो उस इपीटोप के अगेंस्ट हम जो भी एंटीबॉडी हमारे बॉडी के अंदर, सबसे पहले हम इस माउस के अंदर फॉर्म करवाएंगे, ठीक है। अब उस माउस के अंदर जो स्प्लिनिक बी सेल जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर्म करवा रहा है, उसको हम निकाल लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे। सेकेंड स्टेप हमने क्या पढ़ा था कि हम उसको माइलोमा सेल के साथ फ्यूज़ करवाएंगे। तो माइलोमा सेल को फ्यूज़ करवाने से पहले हमें माइलोमा सेल्स लेना पड़ेगा, माइलोमा सेल का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा। उसमें दो म्यूटेशन वाला हमारा माइलोमा सेल होने से, डबल म्यूटेट का मतलब दो फीचर बेसिकली उसमें होना चाहिए। ये दोनों फीचर ये क्या होता है, वो खुद का एंटीबॉडीज नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास हम उसको फ्यूज करने वाले हैं स्प्लिनिक बी सेल ऑफ माउस, तो वो ही एंटीबॉडीज केवल बनाए। ये जो कैंसर सेल है या माइलोमा सेल, वो खुद का एंटीबॉडीज ना बनाए, तो ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो बेसिकली लास्ट में जाके, और हम आराम से सेलेक्ट कर पाए, ठीक है। और सेकंड फीचर क्या होना चाहिए उसमें, एच जी पी आर टी निगेटिव होना चाहिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट, एच जी पी आर टी, अगर बायोकेमिस्ट्री आप याद करो तो ये हमारे प्यूरिन सिंथेसिस में हेल्प करता है, बेसिकली ये साल्वेज पाथवे में हमें हेल्प करता है। तो हम ये भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो हमारा स्प्लिनिक बी सेल आए वही अपना एच जी पी आर टीज यूज़ करे, हमें माइलोमा सेल का एच जी पी आर टीज नहीं चाहिए, तो ये भी निगेटिव होना चाहिए। तो डबल म्यूटेटेड का मतलब आप समझिए, पहला तो अपना एंटीबॉडीज नहीं बनाए, और दूसरा एच जी पी आर टीज भी निगेटिव हो इसमें। अब इन दोनों को हम फ्यूज़ करेंगे, बेसिकली स्प्लिनिक बी सेल्स को और माइलोमा सेल्स को फ्यूज़ कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। इन दोनों को, स्प्लिनिक बी सेल और म्यूटेटेड माइलोमा सेल को मिक्स करके हम फ्यूज कराने का ट्राई करेंगे, और एजेंट कौन सा होता है, पॉलीथिन ग्लाइकोल, जिसको शॉर्ट में पीईजी होता है। अब इसको फ्यूज करने के बाद हमारे पास ऐसा तीन सिनेरियो बनेगा। एक तो क्या होगा, या तो ये माइलोमा सेल फ्यूज ही नहीं हुआ, या तो ये स्प्लिनिक सेल फ्यूज नहीं होगा, या तो वो फ्यूज हो जाएगा। तीन केस बनेगा, अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल, अनफ्यूज्ड माउस स्प्लिनिक बी सेल, या फ्यूज हो जाएगा जो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट था हमारा, फ्यूज्ड हाइब्रिडोमा सेल्स। तो इसको हम अभी नेक्स्ट हम कैसे आइसोलेट करेंगे इस सेल्स को, उसके लिए हम क्या करते हैं, एच ए टी मीडियम में हम इनको मिक्स करने के बाद इसको एच ए टी मीडियम में डाल देते हैं। एच ए टी मीडियम में क्या होता है, हाइपोसेंथिन, अमाइनोट्रिन और थाइमिडिन, ये तीन इसमें एंजाइम्स होते हैं। इन तीनों का फीचर हम एक एक करके देखते हैं। जो अमाइनोट्रिन होता है, फिर हम एक बार कंक्लूड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अमाइनोट्रिन क्या होता है, जो हमारा डी नोवा सिंथेसिस होता है प्यूरिन का, उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और जो हाइपोजेंथिन और थाइमिडीन है, ये हमारा हेल्प करता है साल्वेज पाथवे को कंटिन्यू करवाने में, बेसिकली ये प्री रिक्विजिट होता है, ठीक है, हाइपोजेंथिन और थाइमिडीन। इसलिए हम इसको एच ए टी मीडियम में अपने हाइब्रिडोमा जो भी पूरे मिक्सचर को डाल देंगे। तो इसमें हमने तीन सिनेरियो था, राइट। तो अब हम तीनों सिनेरियो को देखते हैं। एक तो हमारा फर्स्ट था अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल, ठीक है, अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल। दूसरा अनफ्यूज्ड स्प्लिनिक बी सेल और हाइब्रिडोमा सेल्स, ठीक है। एज हमने देखा था कि अभी हमारा अमाइनोट्रिन क्या किया है, डी नोवा सिंथेसिस को ब्लॉक कर दिया। तो सेल्स के बाद एक ही ऑप्शन है, वो तो केवल और केवल साल्वेज पाथवे को ही फॉलो कर सकते हैं। और साल्वेज पाथवे के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एच जी पी आर टेज एंजाइम चाहिए। तो जो हमारा माइलोमा सेल है, हमने जब माइलोमा सेल का सिलेक्शन किया था, उसमें क्या था, वो दो डबल म्यूटेटेड था। एक तो खुद का एंटीबॉडीज नहीं बना रहा था, और उसके पास एच जी पी आर टी भी नहीं था अपना, ठीक है। एच जी पी आर टी भी इंजाइम उसका खुद का उसके पास नहीं था। तो अगर उसके पास एच जी पी आर टी नहीं होगा तो वो प्यूरिन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, और प्यूरिन सिंथेसिस ऑब्वियसली न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और सेल सर्वाइवल के लिए। तो बेसिकली ये वाला सेल तो डाई हो जाएगा। क्यों डाई हो जाएगा, क्योंकि इसके पास एच जी पी आर टी नहीं है। ये हमने जब इसका माइलोमा सेल्स लिया ही था, तभी हमने डबल म्यूटेशन में ये हमारा फीचर इसके पास नहीं था उस समय। सेकेंड हमारे पास क्या रहते हैं, अनफ्यूज स्प्लिनिक बी सेल्स। अनफ्यूज स्प्लिनिक बी सेल्स में क्या दिक्कत आएगा कि इसके पास एच जी पी आर टी तो है बेसिकली, लेकिन इसके पास एक चीज़ नहीं है, ये इमोर्टल नहीं है बेसिकली।
ये कुछ दिन के बाद मर जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा ज़्यादा देर एच मीडियम में, कितने देर बना पाएगा बेसिकली, ठीक है। इसीलिए तो यही इसी फीचर को हटाने के लिए तो हम कैंसरस सेल के साथ इसका फ्यूज़न करवा रहे हैं। तो हमारे पास जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है हमारा हाइब्रिडोमा सेल थर्ड टाइप जो उस मिक्सचर में रहेगा, वो हमारा हाइब्रिडोमा जो मरेगा भी नहीं और हमारा डिज़ायर एंटीबॉडीज़ बना के भी हमें देगा, ठीक है। ये इमॉर्टल होगा और साल्वेज पाथवे ये यूज़ कर सकता है क्योंकि इसमें ये फ्यूज हो चुका है स्प्लिनिक बी सेल्स के पास साथ, और स्प्लिनिक बी सेल्स के पास तो एच था, तो ये सर्वाइव भी करेगा एंड प्रोडक्शन भी हमारा करके देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने हाइब्रिडोमा सेल्स को यहाँ से मिक्सचर से निकाल लेते हैं, ठीक है। निकालने के बाद भी हमारे पास दो चीज़ें और करनी रहती हैं, उसको कहते हैं स्क्रीनिंग और प्रोपागेशन। मतलब स्क्रीनिंग मतलब सिलेक्शन। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने जो एंटीजन इंजेक्ट किया था ये माउस के अंदर, वो उसके पास मल्टीपल इपिटोप्स हो, तो हमें स्पेसिफिक इपिटोप के लिए जो एंटीबॉडी चाहिए वो कैसे हम अलग कर सकते हैं, उसके लिए हम सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन कैसे करते हैं, बेसिकली आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि इसमें इलाइजा का यूज़ करते हैं, ठीक है। इलाइजा से हम क्या करते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं, बेसिकली स्पेसिफिक इपिटोप जो हम क्या कहें जो हमें एंटीबॉडी चाहिए वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। सेकेंड अब रहता है कि हमने हाइब्रिडोमा सेल तो निकाल लिया, स्पेसिफिक इपिटोप का एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने वाला हमारे पास हाइब्रिडोमा सेल भी आ गया। अब उसका प्रोडक्शन कैसे करें लास्ट में। प्रोडक्शन के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है ऑब्वियसली, एक इन विट्रो और इन वीवो। इन विट्रो मतलब हम इसको लैब में करने वाले, ठीक है। इससे क्या होगा, कल्चर मीडिया में हम इसको ग्रो करेंगे, प्योर फॉर्म ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हमें बना के देगा, लेकिन इसका यील्ड बहुत कम होता है बेसिकली, ठीक है। 10 to 60 माइक्रोन ग्राम यहाँ पे पर एम एल यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। और यहीं पे इन वीवो की बात करें तो हम इसको कहाँ करते हैं, माउस के पेरिटोनियम में, ठीक है। इस इसका यील्ड हाई होता है, 1 to 10 मिलीग्राम पर एम एल होता है बेसिकली, ठीक है। लेकिन इसका एक जो ड्रॉबैक आप कह सकते हो कि इसको एसाइटिक फ्लूइड में हमारा एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है। बेसिकली हम माउस के पेरिटोनियम में इंजेक्ट किए तो एसाइटिक फ्लूइड के फॉर्म में हमें निकालना पड़ेगा, एसाइटिक फ्लूइड निकालने पड़ेंगे, लेकिन उसमें ऐसा हो सकता है कि मिक्स टाइप ऑफ एंटीबॉडीज होगा, क्योंकि जो हाइब्रिडोमा सेल है वो तो अपना एंटीबॉडी बना ही रहा है वहाँ पे, लेकिन अपना जो माउस के नॉर्मल सेल्स है वो भी तो अपने माउस के पेरिटोनियम में एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करवा रहे हैं। तो इसको यहाँ से हमें निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेक्निक होता है जिसको कहते हैं इम्यूनो प्रेसिपिटेशन टेस्ट। इम्यूनो प्रेसिपिटेशन टेस्ट से हमें अपने डिज़ायर्ड एंटीबॉडीज़ को यहाँ से जो हमारे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है एसाइटिक फ्लूइड से निकाल लेते हैं बेसिकली। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था बेसिकली हाइब्रिडोमा का। हमने पहले इम्यूनाइजेशन किया, इंजेक्ट किया, फिर उसको माइलोमा सेल जो डबल म्यूटेटेड था उसके साथ फ्यूज़ किया विद द हेल्प ऑफ पीईजी। फ्यूज़ करने के बाद हमने उसको टी मीडियम में रखा और फिर हमने बेसिकली जो हमारा हाइब्रिडोमा सेल को वहाँ से निकाला। कैसे निकाला, टी मीडियम के, इसीलिए हमने यूज़ ही किया था ताकि हम इसको निकाल पाएँ। निकालने के बाद हमारे पास एक और दिक्कत आ सकती है कि मल्टीपल इपिटोप्स के लिए बन रहा होगा। तो मल्टीपल इपिटोप्स के लिए हमें स्पेसिफिक इपिटोप्स के लिए हम सेलेक्ट करने के लिए हम सिलेक्शन प्रोसेस की गो थ्रू करते हैं जो इलाइसा से होता है। देन हम प्रोडक्शन नाव में आ जाते हैं, इन विवो एंड इन विट्रो एंड इन वीवो। बेसिकली इन वीवो का प्रोडक्शन हाई होता है। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होते हैं बेस्ड ऑन कि वो कितना माउस में प्रोड्यूस्ड है और कितना ह्यूमन में प्रोड्यूस्ड है, ठीक है। क्या होता है कि जो हमने अभी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना लिया माउस की, वो अगर हम डायरेक्टली अगर इंजेक्ट करेंगे किसी ह्यूमन में तो बेसिकली हमारा ह्यूमन का अपना इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाएगा। वो क्या करेगा, ह्यूमन एंटी माउस एंटीबॉडी रिस्पॉन्स शो करेगा। मतलब जो माउस में एंटीबॉडी बन रहा है उसके अगेंस्ट ह्यूमन एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, उस एंटीबॉडी को जो हमने माउस के अंदर प्रोड्यूस करा है उसको ह्यूमनाइज करना पड़ता है, बेसिकली ह्यूमन जैसा बनाना पड़ता है ताकि हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट ही नहीं बना स्टार्ट करते। तो इसके बेसिस पे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होते हैं। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट होता है वो होता है माउस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये मतलब 100% माउस प्रोटीन ही है, मतलब 100% माउस के अंदर ही बना हुआ है। सेकेंड टाइप होता है, हम धीरे धीरे इसको ह्यूमनाइज करेंगे बेसिकली, ठीक है। सेकंड होता है काइमेरिक, इसका 66% ह्यूमन की तरह होता है जो कांस्टेंट पार्ट होता है और 34% वो माउस
डिराइव्ड होता है, जो वेरिएबल पार्ट, जैसे हमने एंटीबॉडीज का फर्स्ट लेक्चर देखा था, इसमें क्या होता है, एक वेरिएबल पार्ट होता है और कांस्टेंट पार्ट होता है। तो कांस्टेंट पार्ट जो 66% होता है वो ह्यूमन डिराइव्ड होता है, और 34% माउस डिराइव्ड रहता है, जो वेरिएबल पार्ट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम और इसको ह्यूमनाइज करते हैं, जिसमें जिसको क्या कहते हैं, ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में मोर देन 90% ह्यूमन डिराइव्ड रहता है। ओनली एंटीजन बाइंडिंग साइट, जो कहते हैं सीडीआरस, जो हाइपर वेरिएबल रीजन्स होते हैं हमारे वेरिएबल पार्ट के अंदर, जिसको सीडीआर कहते हैं, वो माउस डिराइव्ड रहता है, और 90% हमारा ह्यूमन डिराइव्ड रहता है बेसिकली। ठीक है, लास्ट होता है हमारा ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जो 100% ह्यूमन डिराइव्ड रहता है। ठीक है, ये बेस्ट एक्सेप्टेड हमारे बॉडी के द्वारा रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली 100% है, तो इसके अगेंस्ट कोई हमारा ह्यूमन एंटीबॉडीज तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये बेसिकली यहाँ से यहाँ तक जाने में हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, हामा प्रॉब्लम। हामा क्या था, ह्यूमन एंटी माउस एंटीबॉडी रिस्पॉन्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं ह्यूमनाइज करके। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो हमने फॉर्म किया, उसके एप्लीकेशन हम रियल वर्ल्ड में क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन, मतलब हम क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स लाइक इंटरफेरेंस या कोगुलेशन फैक्टर 4 फ्रॉम मिक्सचर। मान लो बहुत सारा एक मिक्सचर है जिसमें ये सब भी प्रेजेंट है, ये बहुत लो कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज करते हैं इनको डिटेक्ट करने के लिए और इनको आइसोलेट करने के लिए बेसिकली। ठीक है, सेकेंड जो फीचर है वो होता है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल में लाइक इम्यून सेल्स जो हमारे होते हैं, टी सेल, दो टाइप की जो टी सेल्स होते हैं, हेल्पर टी सेल है, साइटोटॉक्सिक टी सेल जो CD4 होता है, तो उसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं, एंटी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी फॉर्म करवा देते हैं, एंटी CD4 और एंटी CD8 जिसको कहते हैं, और इससे हम इन सेल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं बेसिकली। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टी सेल, टी हेल्पर, टी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ठीक है, कैसे करते हैं हम, जो इसका CD4 और CD8 जो इनके ऊपर सेल मार्कर होता है उनका, उनके अगेंस्ट ही एंटी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करवा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें डायग्नोस्टिक एज रिएजेंट की तरह का यूज में लेते हैं, लाइक इलाइजा या रैपिड टेस्ट में हम इसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को रिएजेंट की तरह यूज करते हैं, लाइक हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करवा लेते हैं, एंड इन दोनों का अगर रिएक्शन हो जाता है, जो हो जा रहा है बेसिकली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वगैरह या फिर इम्यूनो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अगर हो जा रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि हाँ ये प्रेजेंट है बेसिकली। ऐसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट में HCG का डिटेक्शन करवाते हैं, या फिर सीरो ग्रुपिंग हम स्ट्रेप्टोकोकाई का करवाते हैं। फोर्थ है, हम एज इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को एज ए पैसिव इम्यूनिटी की तरह यूज करते हैं, लाइक इन हेपेटाइटिस बी, रैबीज, टेटनेस जो होता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। मान लो आपके बॉडी के अंदर रेबीज का वायरस चला गया है, तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक तो हमारा बॉडी रिस्पॉन्स आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, पैसिव इम्यूनिटी के तहत हम क्या करते हैं, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज को इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम ये कब कर सकते हैं, हम अपनी ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अगर होगा तभी करेंगे, अगर इनमें से किसी को किया तो चांसेस है कि उसके अगेंस्ट ह्यूमन एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करवा दें, जो भी हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इंजेक्ट करा रहे हैं। तो इसलिए हम ह्यूमनाइज सबसे पहले करते हैं, और देन उसको ऐसे पैसिव इम्यूनिटी में यूज़ करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को। जो हम नेक्स्ट बात करें थेरेपेटिकली इसको यूज़ कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेटरी या एलर्जिक डिजीज़ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को। कैंसर ट्रीटमेंट में भी आजकल यूज़ आने लगा है। अगर एक एग्जाम्पल देखें तो एडेलीम्यूमाब होता है, जो हमारा TNF अल्फा के अगेंस्ट बेसिकली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है। तो ये बेसिकली कैंसर सेल्स इसको सिक्रीट करते हैं, तो ये उनको डिटेक्ट करके उन कैंसर सेल्स को मार देता है बेसिकली। रिसेंट एडवांसमेंट में हमने क्या किया, इम्यूनोटॉक्सिन और एबीजाइम्स, मतलब हमने क्या किया, टॉक्सिन को एंटीबॉडीज के साथ कंबाइन कर दिया मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के साथ, और यहाँ पे एंजाइम्स को एंटीबॉडीज के साथ कंबाइन कर दिया। तो टॉक्सिन क्या होंगे, लाइक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को कॉन्जुगेटेड विद टॉक्सिन लाइक डिप्थीरिया टॉक्सिन, तो ये क्या होता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बाइंड करेगा रिसेप्टर के ऊपर। ठीक है, जो और टॉक्सिन जो उसके ऊपर लगा हुआ है वो जाके उस सेल्स को किल कर देगा। समझ रहे हो बात, जैसे कोई सेल है तो एंटीबॉडीज यहाँ पे उसका टॉक्सिन के साथ कंबाइन करके हमने दिया, तो ये जाके इसके साथ अटैच होगा और ये टॉक्सिन इसको किल कर देगा। ऐसे ही एबीजाइम्स का भी सेम ही है कि
मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के ऊपर हम एंजाइम्स को भी लगा के दे देते हैं, और ये एंटीबॉडी जाएगा अपने एंटीजन से जाके कंबाइन करेगा किसी सेल पे या फिर कहीं पे भी जाके, और ये जो एंजाइम इसके ऊपर लगा हुआ है ये इसको सेल को या एंटीजन को किल कर देगा बेसिकली कैटालिटिक एक्टिविटी के साथ। ठीक है, तो ये था हमारा एप्लीकेशन या यूज़ ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ इन आवर रियल लाइफ। ठीक है, तो ये था हमारा एंटीबॉडी का थर्ड लेक्चर बेसिकली, और यहीं पे हम एंटीबॉडीज़ की कहानी को समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अपनी इम्यूनोलॉजी में आगे देखने वाले हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा एंटीबॉडीज़ का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ अ न्यू टॉपिक।